लास्ट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। आज आप लोगों का सीएमएस वाले बच्चों का तो आज फिजिक्स का टेस्ट हुआ होगा। आई होप आज ही था, शायद हुआ था, है कोई हो गया। तो साउंड और इलेक्ट्रिसिटी यही दो चैप्टर आ रहे थे ना। तो मैंने जो है वो भी शेयर कर दिया था, आपका सेलिना का पूरा सोल्यूशन शेयर कर दिया था, वो देख लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे गए होंगे स्कूल में, और कहाँ से पूछेंगे। हाँ, तो कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ? अच्छा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हमें कर देखना था आज। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे हम एक्सेलरेशन ले रहे होंगे और टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा ही, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अब देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है ये देखना है हमें। अगर कोई बॉडी में वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो, एक्सेलरेशन कितना होगा? इफ, अरे बताओ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? कई बार बता चुके हैं। फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा। नहीं, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन का एग्जिस्टेंस है कोई। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जीरो यहाँ पे है, ये टाइम आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और इस तरह से ऊपर एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 10 था, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। अब अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि वो जीरो पे भी यहीं पे है। जीरो, जब टाइम जीरो है तब भी एक्सेलरेशन जीरो है, जब वो 1 सेकेंड गुजर गया फिर भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम यहीं बनाएंगे, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद भी एक्सेलरेशन यही है, 3 सेकेंड के बाद भी जीरो है, 4 सेकेंड के बाद भी जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ इस तरह से बन के आएगा आपका, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या हो गया, दिख रहा है? यानी एक्स एक्सिस पे ही रह जाएगा वो, एक्स एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे देखो रेड कलर की लाइन बनी हुई है यहाँ पे सीधी सी, तो ये रेड कलर की लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड करती हुई जा रही है उसको। तो ये लाइन ये दिखा रही है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी में चेंज ना होने की वजह से एक्सेलरेशन एवरी टाइम जीरो ही है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। वो पूरे टाइम एक्सिस पे ही हम मार्क करते चले जाएंगे। अब मान लीजिए अगर वेलोसिटी चेंज, मतलब एक्सेलरेशन पहले से कुछ था उसके पास, मान लीजिए 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। या एक और एग्जांपल से समझो, मान लीजिए वो मूव कर रहा है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको पता है जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, आपने किसी चीज़ को ऊपर से ऐसे छोड़ा, ठीक है, ये मार्कर था, ये मार्कर मैंने ऐसे छोड़ा, तो ये ऊपर से जब मार्कर नीचे आ रहा था तो ये हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो ऊपर वेलोसिटी जो चेंज हो रही होती है वो कितने रेट से चेंज हो रही होती है, कोई बताएगा? मान लेते हैं यहाँ पे छोड़ते टाइम वेलोसिटी जीरो थी, जब आपने छोड़ा तो उसको कोई वेलोसिटी आपने दी नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाया, बस ऐसे ही हाथ से ऐसे छोड़ दिया, तो छोड़ते टाइम वेलोसिटी जीरो थी। लेकिन 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? आफ्टर 1 सेकेंड, हाँ, आफ्टर 1 सेकेंड हमने देखा वेलोसिटी हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके अगले सेकेंड के बाद हमने देखा आफ्टर 2 सेकेंड कितनी हो गई, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड हमने देखा तो वो हो गई 19.6। 19.6 क्या है? 19.6 को ऐसे लिख सकते हैं, 9.8 प्लस 9.8, देखो ध्यान, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि जब हमने चेंज को ऑब्जर्व किया, 0 से 9.8 चेंज हुआ, 9.8 से 19.6 हुआ, कितना चेंज कितना हो रहा है? अगर हम खाली चेंज को कैलकुलेट करें तो वो कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 9.8। यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 9.8। 9.8 चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी में चेंज का ही नाम दूसरा एक्सेलरेशन है ना। अब जिस रेट से चेंज हो रही है, यानी हर सेकंड कितने से बढ़ रही है वेलोसिटी, उसको हम एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलते हैं। तो यहां पे देखिए हर सेकंड, पहले जीरो थी, 1 सेकंड के बाद जीरो से सीधा 9.8 हो गई, फिर उसके 1 सेकंड के बाद 9.8 से फिर 9.8 इंक्रीज हुआ, यानी हर सेकंड बेटा कितना इंक्रीज हो रहा है? 9.8 इंक्रीज हो रहा है।
तो जो चेंज होता है पर सेकंड में वही एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी में हर सेकंड जो चेंज आ रहा है वही एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज हर सेकंड आ रहा है। एवरी सेकंड वेलोसिटी इस क्वांटिटी से बदलती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो इसलिए ये जो एक्सेलरेशन होता है जो ग्रेविटी की वजह से है, यानी जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है तो वो इसी की वजह से आ रहा है क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है। अच्छा, किस रेट से खींच रही है? वो इस रेट से खींच रही है, यानी हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी साइड पे अट्रैक्ट कर रही है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इसलिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में हर सेकंड 9.8 का चेंज आ रहा है। ठीक है, पहले 0 थी, फिर 9.8 का इंक्रीज हुआ, फिर अगले सेकंड 9.8 का फिर इंक्रीज हुआ तो 19.6 हो गई। अब अगले और आगे बढ़ेंगे अगर आप तो कितना आ जाएगा बताइए, अगले सेकंड कितना हो जाएगा, आफ्टर 3 सेकंड कितना हो जाएगा, इसमें 9.8 और जोड़ दीजिए आप। ठीक है, 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा ये कितना आ रहा है 28.4, नहीं 29.4, 29.4, हाँ तो 29.4 हो जाएगी। ठीक है, तो एवरी सेकेंड जो चेंज, अगर आप चेंज कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो चेंज आपको हमेशा 9.8 ही मिलेगा। चले इन दोनों के बीच में देख लिए डिफरेंस, 29.4 फाइनल वेलोसिटी हो गई और 19.6 इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखिए कितना चेंज आ रहा है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.8 का चेंज मिलेगा आपको। और टाइम कितना गुजरा है, टाइम भी देखना जरूरी है भाई। फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम में जो चेंज हुआ है डेल्टा टी मान लीजिए, तो फाइनल इनिशियल का जो चेंज आ रहा है वो 9.8 आ रहा है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है, कितने सेकंड में चेंज हुआ है ये, 1 सेकंड में। ठीक है, ये आफ्टर 2 सेकंड था, ये आफ्टर 3 सेकंड है, तो 1 सेकंड का चेंज हुआ तो डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इसलिए होती है, वो ये दिखा रही है कि हर एक पार्टिकल जो जो अर्थ की तरफ आ रहा है ऊपर से, वो उसकी वेलोसिटी में हर सेकंड 9.8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब तक वो आकर अर्थ पे गिर नहीं जाएगा तब तक उस पर ये एक्सेलरेशन एक्ट करता रहेगा। अब आप बताइए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हाँ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे भी 9.8 था, यहाँ पे भी 9.8 है, यहाँ पे भी 9.8 है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन सेम रेट से चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको समझो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ये तो नहीं होगा, है ना। इसका ग्राफ आप ऊपर कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, और भी कितनी 9.8 वैल्यू यहाँ पे मार्क करनी पड़ेगी, और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन 9.8 ही मिलेगा हर जगह। ये भी 9.8, ये भी 9, यानी टाइम गुजरता जा रहा है, एक्सेलरेशन 9.8 से चेंज नहीं हो रहा है। तो 9.8 एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बोलो समझ में आया। हर पॉइंट पे 9.8 है, यहाँ भी 9.8 है, हर पॉइंट पे 9.8 है। तो जीरो का ग्राफ ये आएगा, और कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर एक्सेलरेशन की है और अगर बदल नहीं रही है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 9.8 हो सकती है, उसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको वो थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। यानी जो एक्स एक्सिस होगी या जो टाइम एक्सिस होगी उसके पैरेलल एक लाइन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं आप। अगर आपने गैपिंग इस तरह से बना ली है, ये 0 है, आपने यहाँ से 5 मान लिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं 10 है, तो 5 और 10 के बीच में आएगा 9.8। अगर वो 15 है, कोई 15 एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, आपसे कहा जाए कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाइए, तो आपने यहाँ पे देखिए, ये देखिए 5 के गैपिंग पे आपने ले लिए 3 स्लॉट्स, और लास्ट वाले स्लॉट में आपने ऐसे लाइन बना दी कि 15 वाली लाइन ये है। ठीक है, तो ये ग्राफ दिखाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है ये। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आया सबको। आगे चलते हैं, ये देखिए एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। कब, जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो एक्सेलरेशन की, कोई भी हो सकती है, 9.8 हो सकती है, ठीक है, 10 हो सकती है,
कोई भी हो सकती है। जीरो का ग्राफ ये नहीं है, ठीक है। जीरो का ग्राफ जो होगा, जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस से कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह जीरो टाइम गुजरेगा और एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको इसी एक्सिस पे मार्क करना पड़ेगा, जीरो वाली एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल नीचे था, पहले अर्थ पे था, सब बच्चे ध्यान से सुने, वो पार्टिकल पहले अर्थ पे था, ठीक है, आपने कोई बॉल फेंकी अर्थ पे नीचे से ऊपर। अब अगर आप नीचे से ऊपर बॉल फेंकते हैं तो आपने मान लीजिए जब बॉल फेंकी थी तब उसको एक्सेलरेशन सपोज करिए दिया था 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सपोज कर लेते हैं। तो अब जब कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है 9.8 वाली वो उसको नीचे खींच रही है। तो अब क्या होगा, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन लगातार बढ़ेगा या वेलोसिटी में चेंज जो होगा वो इंक्रीज होगी वेलोसिटी ऊपर जाने पर या डिक्रीज होगी? बताओ क्या होगा? हाँ, डिक्रीज होगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। आपको बताया था हमने, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही हो तो ये क्या करेगा, ऐसा एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी में इंक्रीज लेकर आता है ना। हाँ, लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या करेगा, ऐसा एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, है ना बेटा। तो ये एक्सेलरेशन का नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, जो वेलोसिटी को डिक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, बिल्कुल सही, रिटार्डेशन। तो अब ये जो जी है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको धीरे धीरे हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर देगा इसकी वेलोसिटी को, ठीक है। इसका मतलब ये होगा आफ्टर 1 सेकंड, अगर यहाँ पे मान लें एट t इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम कुछ भी था मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, पहले टाइम जीरो था यहाँ पे, जब आपने फेंका उसको जीरो टाइम मान लिया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना था जब आपने इसको फेंका था, 29.4 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन छोड़ दीजिए, आप वेलोसिटी मान लेते हैं, 29.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने इसको फेंका। अब इतनी वेलोसिटी से अगर आपने इसको फेंका है तो बताइए 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी बताइए यहाँ पे जल्दी से। ये पहली वेलोसिटी थी कब, जब t इज इक्वल टू 0 था, जब आपने इसको फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी आई मान, हाँ, इसमें से इतना माइनस कर दो भाई, 19.9.8 कम हो जाएगा 1 सेकंड के बाद, क्योंकि इतने से वो पीछे खींच रहा है, तो कितनी बचेगी, देखो यहाँ से माइनस करके 19.6, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड कितनी हो जाएगी, फिर इतना कम हो जाएगा 1 सेकंड के गैप पे, फिर इतना कम करिए, कितना बचेगा 9.8। अच्छा, आफ्टर 3 सेकंड बताओ बेटा, हाँ, और कम हो गया, यहाँ हो गई 0, ठीक है। तो ऐसा जो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी में लगातार डिक्रीमेंट कर रहा है, कम करता जा रहा है, उसका नाम है रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को आप कहाँ बनाएंगे, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो जैसे नेगेटिव वेलोसिटी को आप नीचे बनाते थे एक्स एक्सिस के, ऐसे ही रिटार्डेशन को आप नीचे बनाएंगे। अच्छा, ये पैरेलल लाइन क्या दिखा रही है, पैरेलल लाइन क्या दिखा रही है बेटा, अरे यार पैरेलल लाइन क्या दिखा रहे हैं, हाँ शाबाश, कांस्टेंट है, जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो तो कांस्टेंट है ना, हर बार 9.8 से ही कम हो रहा है, हर बार 9.8 से ही वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाई गई है, ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगा, तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वही रिटार्डेशन बन जाएगा, लेकिन रेट सेम रहेगा, 9.8 से ही कम होगा, 9.8 से ही बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अभी हमने जो चीज़ें देखी पीछे, वो यही कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इंक्रीज कर रही होगी उसकी वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ भी हमने देखा, फिर से देख लेते हैं एक बार। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। देखिए, ये है आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ और ये है टाइम। अब यहाँ पे हमने ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ये हमने कुछ मार्किंग कर ली, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी कर ली। यहाँ पे हमने ज़ीरो और उसके बाद हम मान लेते हैं ये 1 सेकेंड है, ये 2 है, ये 3 है,
3 है, 4 है, ये 5 है। यहाँ पे हम 5 की गैपिंग ले लेते हैं। 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, शिट, हाँ ये 15 हो गया और ये 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर अगर हमें 9.8 का ग्राफ बनाना है तो बताइए कहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी। 9.8 का ग्राफ बनाना है हमको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे कहीं करनी होगी 10 के बिल्कुल पास में, बोलो बिल्कुल 10 के पास में ऐसे जाएगा। ये देखिए ये होगा ग्राफ। अच्छा ये बताइए इस ग्राफ का स्लोप कितना है, जल्दी बताइए। इस कितना है? 0, बिल्कुल सही बात है। हमने बताया था जो पैरेलल लाइन होती है, फ्लैट लाइन है, वो ग्राफ 0 ग्राफ को शो करती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स देखिए। ठीक है, जब जैसे ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का ग्राफ 0 होता है, तो 0 ग्राफ है। ठीक है, इसका स्लोप 0 है। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच हमें कभी स्लोप कैलकुलेट करने को आपको नहीं देगा। इस स्टैंडर्ड पे, 9th स्टैंडर्ड पे कभी नहीं पूछा जाएगा। वैसे समझने के लिए समझ लीजिए, बल्कि 11th में भी आपको इसका स्लोप के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो स्लोप होता है वो जर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्क। जर्क मतलब झटका भी बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, और जर्क का मतलब वैसे भी होता है, ठीक है, बेवकूफ़ वगैरह भी कुछ ऐसा होता है जर्क का मतलब। तो जर्क कहलाता है इसके बीच का स्लोप, जो कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपके सिलेबस में ही एक तरह से नहीं, 11th में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो लेकिन आपको क्या जानना जरूरी है इसके बारे में कि अब स्लोप तो हमें नहीं पढ़ना है, तो स्लोप नहीं पढ़ना है तो एक चीज़ और बचती है। क्या बचता है बताओ? स्लोप के अलावा दूसरी चीज़ क्या थी, याद है? एरिया। एरिया, एरिया है ना, ये सब एरिया। ये देखिए इसके बीच का एरिया, हाँ, एटी ग्राफ का एरिया। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकलता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बोलो यही निकलता था, याद है? में चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब है हमने आपको बताया था कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को आपस में डिवाइड करो तो क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? एरिया मिलता है। वो इसी फॉर्मूले से तो देखो आ रहा है। तो बताओ अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल रहा है बताओ? यहाँ से ए और टी को मल्टीप्लाई करने पर, हाँ, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखना क्या मिल रहा है? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको यहाँ मिल रही है। अगर आप एरिया निकालते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। अब एक बात बताओ, जैसे हम पहले इतना निकाल लेते हैं, हम इससे जो है वो वापस चलेंगे पीछे। अगर हमें यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है तो वेलोसिटी भी मिलेगी। बताओ क्या हम इस ग्राफ से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? अगर चेंज इन वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी भी पता होगी। तो जरा पता करते हैं, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखिए ध्यान से, 0 से 1 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है बताइए? अरे कितनी है वेलोसिटी? 0 से 1 सेकेंड, हाँ 9.8। तो अगर हम एक टेबल बनाएं यहाँ पे, ठीक है, टेबल बनाते हैं हम लोग एक, देखिएगा ध्यान से सभी लोग, एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, और उस टेबल में ये हो गया टाइम और ये हो गया वेलोसिटी की वैल्यू। ये लिखते हैं वेलोसिटी की वैल्यू। तो अब बताइए t जब 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? अरे 0 पे 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब t 1 था तो वेलोसिटी कितनी थी? हाँ, t 1 तो वेलोसिटी 9.8। बताइए ये कैसे पता चला हमको? कैसे पता चला? इसके एरिया से पता चला। भाई ये यहाँ तक वैल्यू कितनी है, ये वाली बताओ, 9.8 है ना, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, नहीं होगा? हाँ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मीटर पर सेकेंड कैसे हो गया, ये भी समझ लो। मीटर पर सेकेंड ऐसे हुआ कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट थी, इनटू मल्टीप्लाई सेकेंड से करेंगे तो एक सेकेंड कट जाएगा बेटा, बोलो कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका? 9.8 मीटर पर सेकेंड बचा। अब देखिए, अब ये वाला जो खाली पोर्शन है आपका, देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये तो खाली चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं 2 सेकंड के बाद तो आपको 0 से 2 तक लेना पड़ेगा, यानी येलो और ब्लू दोनों सेक्शन लेने पड़ेंगे। तो अगर हम दोनों सेक्शन ले लें, यानी रेड हम बना रहे हैं, रेड से
ये जो रेड वाला पोर्शन है ये पूरी वेलोसिटी देगा आपको, और जो खाली ब्लू वाला पोर्शन था 1 और 2 के बीच में वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो अगर हम पूरा ले लें तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो अब बताइए पूरा ले लें अगर हम, तो एरिया कितना आ रहा है पूरे रेड वाले पोर्शन का? आफ्टर 2 सेकेंड एरिया कितना आ रहा है? ये तो 1 सेकेंड था। हाँ पूरा आ रहा है आपका, पूरी ये वैल्यू कितनी होगी भाई? ये वैल्यू, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकेंड है, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड सेकेंड यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो रही है 19.6। इसी तरह से 3 के लिए अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? अपने आप लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली, बताइए कितना आ जाएगा 3 के बाद अगर हम निकालेंगे तो? 3, ये पूरा लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे देखते हैं, इससे बना लेते हैं, ये पूरा आपको लेना पड़ेगा, ये पूरा जो वॉयलेट कलर से हम मार्क कर रहे हैं ये पूरा लेना पड़ेगा आपको, हाइलाइटर से भी देख लीजिए, ये देखो ये वाला पूरा लेना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है बेटा? 29.4। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम लोग इस डेटा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं क्या, जो डेटा हमें मिला है? बताओ जल्दी से। हाँ तो चलो बना लेते हैं, देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आ रहा है बन के। यहाँ पे बनाते हैं इसको मिटा के। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा चलिए देख लेते हैं। ये आपका टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, ये 0 हो गया, 0 के बाद ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है, 1 2 3 4। ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9.8, पहला 9.8 बना लेते हैं, या पहला 10 बना लिया हमने, 10 के बाद फिर कितना लेना पड़ रहा है हमें 20 के बीच में, तो 10 20 और तीसरा 30 बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। अब देखिए पहला तो 0 पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा रेड वाला। देखो दूसरा ऐसा आ रहा होगा कुछ, देखो यहाँ पे आएगा। तीसरा जो है वो 2 सेकेंड के बाद 19.6 था, तो 19.6 20 के बहुत पास होगा, तो ये देखिए 2 सेकेंड पे 19.6 का बन गया। इसी तरह से 3 सेकेंड पे 29.4 है, तो वो 30 के आसपास होगा, ऐसे लेंगे। और नीचे से चलिए तो यहाँ पे आ रहा है, बोलो ऐसा कुछ होगा ग्राफ। ये देखो ये ग्राफ होगा। अच्छा ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रही है? इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? हाँ एक्सेलरेशन देता है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हाँ बिल्कुल। तो हमने इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये पता कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, और जब चेंज इन वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम। पूरा पूरा ले लेंगे, हम चेंज लेंगे ही नहीं, ठीक है। 0 से काउंट करेंगे, 0 से 1 के बीच ले ली, फिर 0 से 2 के बीच में ले ली, फिर 0 से 3 के बीच में ले ली, ठीक है। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे बार बार तो वो वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी निकाल नहीं आएगी। चेंज इन वेलोसिटी कब है? जब 1 2 के बीच में ले लें आप, 2 और 3 के बीच में ले लें, या 1 और 3 के बीच में ले लें, ये सब चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। अब क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और पीछे चल के हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं? बताओ जरा, क्या लगता है, बना सकते हैं या नहीं? अरे बना सकते हैं। टाइम तो हमें पता है, बस हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जरा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा बेटा? हाँ एरिया निकाल लेते हैं, चलो भाई एरिया निकाल लेते हैं जल्दी से बताइए। डिस्प्लेसमेंट एस मान लिया हमने। अब हमें बताइए कि हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। बताइए 0 से 1 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जल्दी से सब बच्चे बताएं, ये बताओ, ये वाला 0 से 1 के बीच में कितना हो रहा है? भाई 0 पे तो 0 है, चलो 1 सेकेंड पे कितना हो रहा है? बहुत आसान है। एरिया निकालिए ट्राइंगल का। हाँ 5, ऑब्वियस सी बात है। अरे इस पूरे ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, 10 आएगा ना। ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 10 है, और ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब हम 10 मान के चल रहे हैं, वो छोटा सा जो वो आएगा पर, मतलब उसका जो हम अभी हमने 9.8 मान के निकाला है ना, तो मान लीजिए 10 था वो, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब बताइए 2 सेकेंड के बाद कितना होगा?
2 सेकंड के बाद का एरिया, 2 सेकंड के बाद का एरिया बताओ जल्दी से। ये वाला एरिया की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना आ रहा है बेटा? 10। 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10। 20 नहीं, 10 नहीं होगा, कितना आ रहा है? 10 ही होगा क्या? ये है 20, ठीक है, ये है आपका कितना? 2 है, तो 20 होगा ये तो, हाँ 20। अच्छा, अब 3 सेकंड के बाद बताओ कितना आएगा? 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड का मतलब है ये वाला पूरा लेना होगा, ठीक है, ये पूरा, ये पूरा 45, ठीक है, 45 आ रहा है। ये कितना है पूरा? ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, और 33 = 90, 90 का हाफ 45, ठीक है। और बस यहीं तक रुक जाते हैं, एक और निकाल सकते हैं क्या अभी हम लोग? चलो यहीं तक रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें बनाना है तो जगह कैसे मिलेगी? इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, नीचे बना लेंगे ग्राफ। तो ये आपका टेबल है टाइम, और ये तो ये टाइम कितना था ऊपर? 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। टाइम 2 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया। टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 45 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ग्राफ कई बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी रहता है, कहीं पे बना देखते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं क्या क्या है। ये 0 था, टाइम पे हमें 3 सेकंड तक आगे जाना था, तो 1 2 3, और डिस्प्लेसमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, तो हमें काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ सकता है। तो हम कितना गैप ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट में? हम लोग गैप ले लेते हैं 10 का ले लेते हैं गैप। तो ये मान लेते हैं 0 से 10 है, फिर ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, और ये हो गया ऊपर आपका 50, ठीक है। अब मार्किंग करते हैं हम लोग जल्दी से, सब देखें ध्यान से। सबसे पहले बताइए 0 पे 0 था, तो यहाँ पे लगाते हैं ऐसे। फिर था 1 पे 5, 1 पे 5 है तो ये आपका कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाफ पे। अब क्या था? 2 पे 20 था, 2 पे 20 है तो 2 पे 20 आपका ये यहाँ पे आएगा कुछ। फिर है 3 पे 45, 3 पे 45, 45 यहाँ पे आएगा ये। अब इसको देख के सबको लग रहा होगा कि ये ग्राफ तो कुछ ऐसा जा रहा है, बोलो। ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, बोलो यूनिफॉर्म है ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब ये तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा कि अभी तक हम देख रहे थे ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये था आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, आपने कन्वर्ट किया, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म दिखा रही थी। अब यहाँ पे भी जो वेलोसिटी आनी चाहिए थी वो कुछ यूनिफॉर्म आनी चाहिए थी, है ना, स्ट्रेट लाइन में कुछ, बोलो बेटा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों आया? अब ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है कि हम पीछे वापस आ रहे थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वापस आ रहे हैं, तो वो ये दिखा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। कब? अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पीछे आकर ग्राफ बनाएं, यानी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मामले में डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन वो कैसा नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिलेशन नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा है। अगर देखो कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में, ध्यान से सुने सही बच्चे, कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब होता है जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे दूसरी बढ़ रही है, मतलब होता है वो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। अगर दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन मिल रही है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड है सिंगल पावर के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इनके बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, तो इससे हम ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि S और T दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, ये ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है,
इसका मतलब इनका रिलेशन कुछ और होगा। तो हमने क्या देखा, हमने सोचा कि लाओ हम कुछ चेंज करके देखें। तो हमने चेंज क्या किया, हमने टाइम को स्क्वायर कर दिया, टाइम की वैल्यूज को स्क्वायर कर दिया। देखो अगर हम टाइम की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आता है, काफी इंटरेस्टिंग चीज आई। देखिए टाइम की वैल्यूज को, वैल्यू पहले देख लो यहाँ पे, टाइम की वैल्यू 1 2 3 है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 20 45 है। याद रखना इसको, आगे चलते हैं लेकर। देखिए यहाँ फिर से बना लेते हैं, ध्यान से समझिए इसको सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ऐसा क्यों हुआ। तो टाइम 0 था, ये भी 0 था। जब टाइम 1 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 5 था पीछे। और जब टाइम 2 था डिस्प्लेसमेंट कितना था, 20 था। और 3 पे कितना था, 30 था। ठीक है, इतना था। हाँ, अब हमने क्या किया कि एक और हमने टेबल बनाई। हमने सोचा कि लाओ अच्छा डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहे हैं, सिंगल पावर के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम पावर को जरा डबल करके देखते हैं। तो हमने पावर को डबल किया। अब अगर हमने टाइम की पावर को हम डबल करते हैं, ध्यान से सुनो, टाइम की पावर को अगर हम डबल करते हैं तो क्या होगा, या तो 0 है, ये भी 0 रहेगा। टाइम 1 का तो 1 ही रहेगा, ऊपर 5 है। नीचे देखिए टाइम 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 कर दिया, इसको 20 रहने दिया। और नीचे भी स्क्वायर किया, 9 कर दिया और इसको 30 रहने दिया। उसके बाद हमने जो है वो ग्राफ बनाया। चलो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये रहेगा टाइम। और अब जब इनके बीच ग्राफ बनाया जा रहा है, ये तो 0 हो गया, ये आ गया आपका टाइम, आपने 1 ले लिया। और उसके बाद गैपिंग है, तो 1 गैपिंग हम लोग 2 2 की रख के चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। और नीचे जैसे चल रहा था यहाँ पे ऊपर 10 20 30 40 और ये हो गया टॉप पे 50। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले जो 5 वाली लाइन है वो यहाँ पे आएगी कहीं। देखो ध्यान से, ये तो सही है, 1 पे आएगी ना, ये तो यहाँ तक तो ठीक है भाई। 1 पे 5 होगा ना, तो ये तो बीच में 5 होगा। 2 पे 20, 2 पे 20 वाली लाइन ये ऐसी आएगी बेटा, देखो ध्यान से। 4 पे 40, 4 पे 20 है, नहीं सॉरी 4 पे 20 है, 2 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 4 पे है। 4 पे 20 करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे मिला हमें। फिर क्या था, 9 पे 30, तो 9 तो 8 और 9, 8 और 10 के बीच में है, और 30 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मिलेगा। अब जब हमने इसको देखा तो ये हमें कैसी लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। जब हमने टाइम का स्क्वायर किया और उसके बाद जब ग्राफ बनाया तो ये कैसी मिल रही है। हेलो, मैं क्लास में 10 मिनट्स वेट करने को बोल लीजिए, बस क्लास ओवर होने वाली है। हाँ बेटा, अब ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है नहीं मिल रही है। वो हाथ से बनाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा होगा, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर आप सही से बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे यहाँ पे मिलेंगे आके, ये दोनों ऐसे, ठीक है। ये तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन मिलने लगी हमें। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि नॉर्मली जो s है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में s डायरेक्टली t के साथ वेरी नहीं करता, यानी st ग्राफ बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। st ग्राफ में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले st ग्राफ में आपको ये मिलता है। बोलो, यही था ना, ऊपर नॉन यूनिफॉर्म लाइन मिल रही थी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी अगर आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले एक्सेलरेशन के ग्राफ से अगर आप पीछे आएंगे और एस और टी के बीच ग्राफ बनाएंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। इसका मतलब इस मामले में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मामले में, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली वेरी नहीं करता है टाइम के साथ में। लेकिन हमने जैसे ही टाइम को स्क्वायर किया, टाइम का स्क्वायर किया तो हमने पाया, ये टाइम का स्क्वायर किया था हमने, ठीक है। टाइम का स्क्वायर किया तो हमें मिला कि एस डायरेक्टली वेरी करता है टाइम के स्क्वायर के साथ। बोलो, समझ में आया। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब ये है कि उनके बीच में स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको, ठीक है, जो कि दिखा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखा रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे भी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब पढ़ चुके हैं और वहां से इसको रिलेट करवाते हैं अभी हम आपको। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो पढ़िए। हाँ, अब देखो यहां से इसको समझो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई मोशन कर रही है, मान लेते हैं फ्री फॉल कर रही है, तो उसका u तो 0 होगा ही।
भाई फ्री फॉल में ऊपर से आपको कोई बॉडी को नीचे छोड़ने के लिए यू देने की जरूरत नहीं होती, इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे खींच लेगी अर्थ उसको अपने साइड पे। अच्छा यू 0 हो गया तो एस किसके बराबर है बताओ, AT स्क्वायर के, बोलो यही है ना। और अभी हमने बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो a होता है वो कांस्टेंट है, कितना होता है 9.8 होता है, और हाफ जो है वो भी कांस्टेंट है, भाई ये तो कांस्टेंट है ना, हाफ भी कांस्टेंट है। तो आप बताइए s किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, t स्क्वायर के हुआ नहीं हुआ। हाँ तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वहां से ये समझ में आया कि अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी सिंगल पावर के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा टाइम के, वो टाइम के साथ स्क्वायर के साथ वेरी करता है। तो वो हमने ग्राफिकली भी समझा कि आखिर वो क्यों आ रहा था, ये जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बन रहा था एस टी के बीच में जो स्लोप बन रहा था वो नॉन यूनिफॉर्म बन रहा था, उसके पीछे का रीजन ये था कि हम सिंगल पावर के साथ वेरी करा रहे थे। ठीक है, तो सिंगल पावर के साथ कभी भी वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, हमेशा स्क्वायर की पावर के साथ होता है। और ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बता रही है, और बल्कि हमने प्रैक्टिकली करके भी चेक किया, हमने टी के पावर्स को बढ़ा दिया, स्क्वायर कर दिया, और तब हमने ग्राफ बनाया तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया। यानी ये दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये भी दिखाता है कि ये दोनों डायरेक्टली वेरी करेंगे एक दूसरे से, मतलब अपार्ट फ्रॉम ये कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाएगा, ये भी दिखाएगा कि वो दोनों क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ली हैं आपने वो डायरेक्टली वेरी करेंगी अपनी सिंगल पावर के साथ या अपनी उस पावर के साथ जिस पावर की वैल्यूज को उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट किया है। ठीक है, तो करेंगी अगर तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, या इसको वाइसी वर्सा भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो डायरेक्टली वेरी करेंगी। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब है एक जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा भी उसके रेस्पेक्ट में उसी क्वांटिटी के साथ ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको, बताओ बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मोशन थी, देखिए कोई मोशन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई मोशन हो रही है, सपोज करिए कोई पार्टिकल आगे जा रहा है, ठीक है, और वो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, हर सेकेंड बदल नहीं रही है, ठीक है, और हमने आपसे कहा कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसने जो है वो कितनी देर वो चला है, 10 मीटर पर सेकेंड से वो 500 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया उसने। अब हम आपसे पूछे बताइए इसमें कितना टाइम लगा, तो कैसे बताएंगे कितना टाइम लगा। हाँ, कैसे निकाला आपने, आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो पता है ना सबको, इसी से निकाला होगा। तो कैसे निकाला, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबने पढ़ा है, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आपने रखी 500 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी थी 10, तो डिवाइड करके निकाल लिया, 50 सेकेंड लगे होंगे उसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ें मूव कर रही हैं तो आपको कोई लंबे चौड़ी इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल जो आपने बचपन में स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे निकल आती हैं। लेकिन मान लो अगर अभी हम आपसे ये कहते कि एक पार्टिकल है वो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। ठीक है, और हम बोलते हैं आपसे कि वो इससे मूव कर रहा है, बताइए आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो क्या इस वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, क्या इस वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, बताओ बेटा, क्या इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे, नहीं आएगा है ना, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में स्पीड कांस्टेंट, स्पीड नहीं बदल रही है, इसमें स्पीड बदल रही है। तो आप देखेंगे कि हर सेकंड, एक सेकंड के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी होगी 9.8, अरे 9.8 मीटर होगी, 9.8 मीटर, बताओ बेटा। अब 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं, ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है, वो 9.8 कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड के बाद 10 मीटर कवर करेगा नहीं करेगा, बताओ जल्दी से। हाँ, एक सेकंड के बाद, ये एक सेकंड का गैप है। अच्छा, अगले एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, अगले सेकंड में 10 तो नहीं करेगा भाई, यहां पे तो सेम था, यहां पे पहले सेकंड में 10 कर रहा था, दूसरे सेकंड में 10 कर रहा था, तीसरे सेकंड में 10 कर रहा था, 10 कर रहा था। यहां पे तो ऐसा नहीं होगा, यहां पे पहले सेकंड में 10 करेगा, दूसरे में उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, यहां पे पहुंच के बताओ जल्दी से, 20 हो चुकी होगी, अरे 20 हो चुकी होगी ना। तो अगले सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जल्दी बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर कवर करेगा। अच्छा, उसके अगले सेकंड में बताइए,
उसके अगले सेकंड में 30 मीटर। सही बता रहे हैं ये? बाकी बच्चे बताएं। हाँ सही बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको 0 मानते हैं, ये 0 से 1 सेकंड के बीच की डिस्टेंस ये वाली हो गई आपकी। 0 से 2 सेकंड के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी हुई? 0 से 2 ये वाली, 0 से 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई? 30। हाँ, और 0 से 4 सेकंड अगर मान लें हम लोग, या 3 सेकंड मान लें, बताइए 0 से 3 सेकंड कितनी हो गई? ये पूरी लेना पड़ेगा आपको। 60। हाँ, तो देखो डिस्टेंस चेंज होती चली जा रही है, बदलती चली जा रही है। नहीं, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो आपको चेंज वाला फॉर्मूला चाहिए। तो फिर यहाँ पे फिर हमारे सामने इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है। फिर न्यूटन भैया ने हमारे लिए काम आसान कर दिया कि अब आप इन इक्वेशंस को यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो वहाँ पे आप 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। पहली तो वही है जो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला है। क्या होता है एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला? एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। दूसरी इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये जो इक्वेशंस बना के दे दिए हमको, वो काम आसान करने के लिए कि आप जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा, ऐसी जगह पे आप कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा वहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक रेडीमेड फॉर्मूले बना दिए हैं, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। लेकिन इन फॉर्मूले के साथ बस प्रॉब्लम ये है कि ये वहीं अप्लाई होते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इस फॉर्मूले के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये वहीं अप्लाई होता था जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। और इन फॉर्मूले के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये वहां अप्लाई होंगे जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन नहीं बदलना चाहिए, वेलोसिटी बदल सकती है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज यहाँ पे कैसा होना चाहिए? चेंज तो परमिसिबल है, लेकिन कैसा? हर तरह का चेंज परमिसिबल नहीं है। कैसा चेंज परमिसिबल है? यूनिफॉर्म चेंज। बिल्कुल, शाबाश, यूनिफॉर्म चेंज। यानी यूनिफॉर्म तरीके से अगर वेलोसिटी बदलेगी तभी ये इक्वेशंस काम करेंगी। अगर यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन, अगर नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी को चेंज किया, इसका मतलब एक्सेलरेशन बदलेगा। तो एक्सेलरेशन जहाँ बदलेगा फिर ये इक्वेशंस में आपको दिक्कत होने लगी, फिर वहाँ पे कैलकुलस आ जाएगी, ठीक है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे 11th में जाकर कि कैसे। हमने पढ़ाया भी है, कुछ लेक्चर्स हैं जो आप शेयर करेंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका थोड़ा मोशन की अंडरस्टैंडिंग हम और डेवलप करा दें, तब उन वीडियोज़ को शेयर करेंगे, तब आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा, थोड़ा कैलकुलस की बेसिक्स भी समझ में आएगी। तो ये था उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग। देखो अंडरस्टैंडिंग समझना मैकेनिक्स में बहुत ज़रूरी है। काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स का पहला पोर्शन, यानी मोशन से रिलेटेड चीज़ें जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हमें ये इक्वेशन क्यों ज़रूरत पड़ी। हमारे पास पहले से इक्वेशन थी, ये फॉर्मूला था, ये क्या सफिशिएंट नहीं था? अगर नहीं था तो कहाँ पे नहीं था, क्या ड्रॉबैक्स थे? और नए वाले जो आए हैं तो क्या उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है? बिल्कुल है। तो हमने बताया आपको उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। अब हम लोग ग्राफिकली इसको देखेंगे भी कि कैसे ये आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे ही देखेंगे, अब टाइम भी हो रहा है दूसरी क्लास का। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ग्राफिकली इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफ से कैसे हम इनको, इन तीनों को ग्राफ से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इनका डेरिवेशन देखेंगे ग्राफ से, और उसके बाद कुछ आगे इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अच्छे, ठीक है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।